नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग इविक्शन एक्ट 1972 के ऊपर चर्चा करूंगा और इस एक्ट में चैप्टर 2 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 2 रेगुलेशन ऑफ रेंट की बात करता है, यानी किराए के विनियमन की बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 4 से स्टार्ट है। सेक्शन 4 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम एंड रेंट पेबल जनरली, अधिलाभ का निषेध और समांतर देय किराया। यहाँ पर यह बताया गया है कि नो लैंडलॉर्ड शैल टेक और रिसीव फॉर एडमिटिंग a tenant to any building any premium or additional payment over and above the rent payable. Therefore, nor shall a tenant take or receive any premium for admitting such tenant or any other person. कोई मकानदार किसी भवन में किसी किराएदार को बसाने के लिए भवन में जो देय किराए के अतिरिक्त कोई भी अधिलाभ या फिर अतिरिक्त भुगतान नहीं लेगा, ना ही उसे स्वीकार करेगा। और कोई किराएदार भी किसी स्थिति में किराएदार या किसी अन्य व्यक्ति को बसाने के लिए कोई अधिलाभ नहीं लेगा, ना ही उसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मकानदार या फिर अगर किराएदार कोई सब टेनेंट रख रहा है तो दोनों के ऊपर ये सेक्शन 4 लागू है और उसमें कहा गया है वो केवल किराया ही लेगा, प्रीमियम यानी कि पगड़ी या फिर कोई अतिरिक्त भुगतान यानी एडिशनल पेमेंट नहीं लेगा। कौन नहीं लेगा? मकान मालिक नहीं लेगा। अगर कोई किराएदार को रख रहा है तो क्या लेगा? केवल किराया लेगा, कोई प्रीमियम या एडिशनल पेमेंट नहीं लेगा। और अगर कोई किराएदार जो है वो सिक्मी किराएदार यानी सब टेनेंट रख रहा है तो वो भी जो होगा वो सिर्फ किराया ही लेगा, अधिलाभ या अतिरिक्त किराया नहीं लेगा। इसके क्लास 2 में बताया गया एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9A and 10, the rent payable for any building shall be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant, and in absence of any agreement, the standard rent. यहाँ ये बताया गया क्लास 2 में धारा 5, 6, 7, 8, 9 का और 10, अगर इसकी लाइट में अगर कोई किराया तय किया जा रहा है तो उस व्यवस्था के सिवाय किसी भवन के लिए देय किराया वही होगा जो मकान मालिक और किराएदार के बीच में किराया जो है तय हो जाए, यानी कि परस्पर सम्मत हो जाए। और अगर वो मकान मालिक और किराएदार किसी किराए की राशि पर एग्रीड नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन में जो मानक किराया होगा वो लिया जाएगा। मानक किराया क्या है, इसके बारे में अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। सेक्शन 5 ये बताता है रेंट पेबल इन केस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। इन द केस ऑफ टेनेंट कंटिन्यूइंग फ्रॉम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग to which the old act was applicable, the landlord may, by notice in writing given within 3 months from the commencement of this act, enhance the rent payable therefore to any amount not exceeding the standard rent, and the rent so enhanced shall be payable from the commencement of this act. यहाँ पर पुराने भवन अगर कोई है तो उस दशा में किराया कैसे तय होगा इसके विषय में बताई गई है। तो इसमें क्या कंडीशन बताएगी? पहली कंडीशन है यदि किसी भवन के संबंध में जिसमें पुराना अधिनियम लागू था। पुराना अधिनियम क्या मतलब क्या हुआ कि 1947 का एक्ट लागू था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 1972 का एक्ट पढ़ रहे हैं। और 1947 के एक्ट के तहत वो व्यक्ति जो है किराएदार था। और ऐसी स्थिति में जब 1972 का जब एक्ट लागू हो गया तो जिस तारीख को लागू हो गया उसके 3 महीने के अंदर जो होगा मकान मालिक जो होगा किराएदार को लिखित नोटिस देगा किराया बढ़ाने के लिए, और वो नोटिस में किराए की वृद्धि कर सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये दी गई है कि जो किराए की वृद्धि होगी वो मानक किराए से अधिक नहीं होगी। और इस प्रकार जो बढ़ा हुआ किराया है वो जब ये 1972 का एक्ट लागू हुआ है उसी तारीख से लिया जाएगा। तो ये सेक्शन 5 की बात हो गई। सेक्शन 6 में बताया गया है इफेक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन रेंट, यानी कि सुधार का किराए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 वेयर द लैंडलॉर्ड हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आइदर विद द कंसेंट ऑफ द टेनेंट और इन परसुएंस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ made any improvement in a building, he may by notice in writing to the tenant given within 3 months from the date of completion of the improvement enhance the monthly rent of the building by any amount not exceeding 1% of the actual cost of such improvement with effect from the such said date, and thereupon the standard rent of that building shall stand enhanced accordingly. यहाँ ये बताया गया है कि धारा 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी लेकिन धारा 8 के बंदों के अधीन रहते हुए मकानदार
जो होगा यानी कि मकान मालिक जो होगा इस अधिनियम के प्रारंभ होने से के पश्चात किसी भवन में या तो किराएदार की सहमति से या किसी विधि की अपेक्षा के अनुसरण में अगर कोई सुधार कराता है तो किराएदार को लिखित नोटिस द्वारा उक्त सुधार यानी जो सुधार हुआ उसके संपन्न होने के दिनांक से 3 महीने के भीतर अगर वो लिखित नोटिस के द्वारा भवन के मासिक किराए में उक्त दिनांक से धनराशि की वृद्धि कर सकता है। यानी उक्त दिनांक का मतलब कौन सा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट की डेट से जो है उसकी किराए में वृद्धि कर सकता है। और ऐसा जो सुधार जो होगा, जो किराए में वृद्धि होगी, जो इम्प्रूवमेंट आपने कराया है उसकी वास्तविक लागत का 1% से अधिक नहीं होगी और इसके पश्चात जो मानक किराया जो होगा तदनुसार बढ़ जाएगा। तो सेक्शन 6 में इफेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ रेंट की बात कही है, जिसमें ये बताया गया कि धारा 4 या 5 में किसी बात के होते हुए परंतु धारा 8 के बंदों के अधीन रहते हुए यदि मकानदार जो होगा किराएदार की सहमति से या फिर जो है विधि की किसी अपेक्षा के अनुसरण में अगर मकान में कोई सुधार कराता है तो सुधार कंप्लीट होने के बाद 3 महीने के अंदर अगर मकानदार जो है किराएदार को लिखित नोटिस के द्वारा किराए में वृद्धि कर सकता है, परंतु ये वृद्धि जो होगी जो सुधार आपने कराया है उसकी वास्तविक लागत से 1% से अधिक नहीं होगी, तदनुसार जो मानक किराया होगा वो बढ़ जाएगा। ये धारा 6 में बताया गया है। धारा 7 में लायबिलिटी टू पे टैक्सेस की बात कही गई है। यहाँ पर जो शुरुआत की गई है, सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू द कॉन्ट्रेरी बट notwithstanding anything contained in section 149 UP Municipality Act, the tenant shall be liable to pay the landlord in addition to and as part of the tenant the following taxes or proportionate part thereof if any payable in respect to the building or part under his tenancy, namely water tax, 25% of every enhancement in house tax। यहाँ ये बताया गया है कि तत्प्रतिकूल किसी लिखित संविदा के अधीन रहते हुए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मकान मालिक और किराएदार के बीच में हो गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से धारा 7 के जो प्रोविजंस की जो शर्तें हैं उसको सीट कर सकता है। इसके आगे उन्होंने बताया गया है कि सेक्शन 149 यूपी म्यूनसिपलिटी एक्ट 1916 में किसी बात के होते हुए भी किराएदार जो होगा किराए के अतिरिक्त और उसके भाग के रूप में ऐसा कोई कर या फिर उसका अनुपातिक भाग के लिए देनदार होगा। कर कौन सा, जल टैक्स और हाउस टैक्स का 25%। नीचे प्रोविजन में बताया गया है कि अगर इस पर पुराने भवन की किराए से संबंधित कोई बात लागू होगी तो 25 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी किराए में। इसके आगे वाले सेक्शन के विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।